रेफरेंसेस को हम यूज़ करें, किस तरीके से हम ट्रायंगुलेट करें, क्योंकि रिसर्च प्रोसेस में जनरलाइजेशन, कोई फैक्ट स्टैब्लिश करना, कोई स्टेटमेंट को ये करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जस्ट ऑल यू आर नॉलेज जनरेट एंड नॉलेज जनरेशन इज वेरी मच एसोसिएटेड विद वैलिडिटी, so you have to be very valid, and validity in process, validity in knowledge gathering, validity in each and every processes you have to take care of. So ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो जनरल क्रॉस कटिंग थिंग्स थे, उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो एमर्जिंग इश्यूज हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, उस पर आप लोगों ने अच्छा पेपर प्रेजेंट किया। दो ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी रिव्यू बेस्ड थे, लेकिन ये आप लोगों का जो पहला प्रयास था तो ये बिल्कुल कमेंडेबल है और मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करता हूँ आपके जो प्रेजेंटेशन के, जो ये कंटेक्चुअल होता है, हम कंपेयर करिए बहुत रिलेटेड होता है, इसलिए जो आप लोगों का स्टेज है उसके आधार पे ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन था। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेट आप सबको। उसके अलावा जो मैं कुछ जो पेपर्स हैं जो कि खास करके जो इंडियन सिचुएशन में जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, जैसे इंक्लूशन, आप जानते हैं कि इंक्लूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदर्भ है हमारे सभी के लिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ की क्लासरूम को एक देखा जाए कि हाईली डाइवर्सिफाइड, क्योंकि नंबर्स के टर्म में, लैंग्वेज के टर्म में, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के टर्म में, आप जितने भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, कम्युनिटी का, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का, जितने भी, तो आपको लगेगा कि जितने अधिक से अधिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाता है उतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंटरसेक्शनैलिटी जितनी होती है, डिसेबिलिटी को यदि आप जेंडर के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रांसजेंडर के साथ यदि आप HI और VI को इंटरसेक्शन करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारे इंटरसेक्शनैलिटीज़ को आप लोगों ने किया, उसमें बहुत सारे क्रिएटिंग स्टाइल को लेकर के जो अंकिता वर्मा जी का पेपर था, तो एक्चुअली हम जानते हैं कि क्रिएटिंग स्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी बच्चे के पर्सनैलिटी को शेप करने में, तो वो भी एक थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल पेपर बहुत ही अच्छा था। और जो प्राइमरी डेटाबेस जो एकमात्र पेपर था वो करण का था, जिसमें पेडागॉजी ऑफ इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन बहुत ही इमर्जिंग इशू है, और ये एक फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च था जिसमें इन्होंने अपना एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से उन्होंने जानने की कोशिश की कि इंक्लूजन की अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट किस तरीके से परसीव करता है और एक टीचर इंक्लूजन को कैसे परसीव करता है। तो एक बहुत ही अच्छा परसेप्चुअल ये था, और जिसमें जितने पेपर्स यहाँ प्रेजेंट हुए उसमें प्राइमरी डेटाबेस और जो जहाँ पे हम स्टेक होल्डर के साथ हम पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, उनके प्राइमरी जो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम रिसर्च के डोमेन में लाते हैं। तो करण का एक मात्र पेपर था कि जो हम सभी चाहेंगे कि करण की हाँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि यूजुअली हम क्वालिटेटिव रिसर्च को बहुत ही इजी गोइंग रिसर्च मानते हैं, क्योंकि उसमें इतनी सब्जेक्टिविटी होती है, इतनी रिलेटिविज्म होती है, खास करके रियलिटी को परसीव करने का जो एक तरीका होता है। हम जानते हैं कि वहाँ पे रियलिटी यूनिवर्सल नहीं होता है, वहाँ पे रियलिटी मल्टीवर्सल होता है। सो जो यूनिवर्सल वर्सल मल्टीवर्सल का जो फिनोमेना है, तो ये अपने आप में एक जटिल सिचुएशन होता है ये करने के लिए। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वाइल ट्रायंगुलेटिंग, जब हम खास करके एक स्टेटमेंट को स्टूडेंट कहता है तो सेम थीम को लेकर के हमें टीचर्स के पास भी जाना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी जाना चाहिए, और यदि सभी लोग एक ही ओपिनियन पे आ रहे हैं, ये कहते हैं जैसे स्टूडेंट कहता है कि हमको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी कहना चाहिए कि हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं। यदि स्टूडेंट कह रहा है कि हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है स्कॉलरशिप को ये करने में, तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि यदि स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑन यू। तो ये जो ट्रायंगुलेशन है वो ट्रायंगुलेशन एक कंसिस्टेंसी
डेटा में देता है। और इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में ट्रायंगुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है उसकी वैलिडिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि फर्दर जब भी आप रिसर्च करें क्वालिटेटिव इंक्वायरी, क्योंकि क्वालिटेटिव रियलिटी एक अल्टीमेट रियलिटी है ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के 10 ह्यूमन बीइंग को एक साथ आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वर्ल्ड अलग है, उनका वर्ल्ड अलग है, सब अलग अलग तरीके से रियलिटी को परसीव करते हैं। जो रिलेटिविज्म है खास करके थियरी को समझने का सबका अलग अलग है। इसीलिए आप उसको बिल्कुल जो क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म है उसके थ्रू आप एकदम एक्सट्रीम जो आप जनरलाइजेशन है वो नहीं कर सकते। तो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च एक बेहतर रिसर्च है ह्यूमन दर्द को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने के लिए, उनके परसेप्शन को समझने के लिए। तो इसको कैसे किया जाए ये मेथोडोलॉजिकली हमें समझने की जरूरत है। तो इसीलिए करण जी का और फिर और बाकी जितने भी चाहे संध्या सरोज का एज ए साइट ऑफ जस्टिस हम जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। टीचिंग हमारे लिए एक सोशल एजुकेशन एक सोशल लेवल का काम करता है। इससे बड़ा कोई भी ऐसा टूल नहीं है, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है जो सोशल लेवलिंग का काम करता है। जो हम रातों रात हम एजुकेशन के लिए कोई पोजीशन पे आते हैं तो हमारा क्लास बदल जाता है रातों रात। वी कैन नॉट चेंज योर क्लास, बट वी कैन चेंज योर क्लास। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जस्टिस का, इक्विटी का। तो इस पर आपने पेपर प्रेजेंट किया, वो भी इक्विटी था, काफ़ी अच्छा था। माइंडफुल क्लासरूम खास करके बहुत ही, क्योंकि एक तरफ जो बच्चे बर्नआउट हो रहे हैं, बच्चे जो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एलिनेशन का भाव पैदा हो रहा है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी को भी वो करना। और वेस्टर्न वर्ल्ड अब इसको परसीव कर रहा है केवल अपरा विद्या नहीं, परा विद्या भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरीके से लेना, मैकेनाइज नहीं लेना। तो इसीलिए खुद को, इसलिए यूनेस्को ने फर्स्ट ऑफ ऑल जब टेलर्स रिपोर्ट जब आया था, उपनिषद का जो एक है, उन्होंने लर्निंग द ट्रेजर विदिन, करण सिंह जी जो हमारे बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर हैं इंडिया के, वो उस कमेटी के मेंबर थे। टेलर्स रिपोर्ट का 1995-96 में आया और उसका टॉपिक डेलिबरेटली रखा गया लर्निंग द ट्रेजर विदिन, क्योंकि जो लर्निंग है और वो जो ट्रेजर है वो आपके अंदर है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा, अंदर तलाशना होगा। और इसमें माइंडफुलनेस जैसे टॉपिक को खास करके रिसर्च के डोमेन में आना चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है मॉडर्न टाइम में, जब बच्चे इतना ज़्यादा मैकेनिकली जहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, फैमिली ब्रेक हो रहा है, कम्युनिटी ब्रेक हो रहा है, सोसाइटी ब्रेक हो रहा है। इसके लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको रियलाइज करना, इसको जीना बहुत इम्पोर्टेंट है क्लासरूम सिचुएशन में। और आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। तो हम डेस्टिनी मेकर हैं और हमें इंडिया का डेस्टिनी कैसे बनाना है, भारत का डेस्टिनी कैसे बनाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम अपने कल्चर को पहचानें, हम अपनी विरासत को पहचानें, हम अपने सोशल कैपिटल को पहचानें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वेस्टर्न जो हेजेमनी है, उस हेजेमनी को ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए हमारा सोसाइटी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारी मदर, हमारे पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी भाषा हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए पावर ऑफ लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। एक लैंग्वेज, वेस्टर्न लैंग्वेज किस तरीके से हेजेमनी क्रिएट करता है, और जो मातृभाषा बोलने वाला बच्चा क्लास में कहीं दुबक के बैठा रहता है। जैसे इन्होंने बहुत सारे परसेप्शन दिए कि बाइलिंगुअल जब कहा जाता है और जो टीचर हमारी भाषा में बात करते हैं, हमें लगता है कि ये टीचर हमारे बीच में टीचर है, हमारे दर्द को बयां, जब हम दर्द को बयां करेंगे तो वो उस दर्द को एज इट इज लेंगे। तो ये जो पावर ऑफ लैंग्वेज को रियलाइज करने की जरूरत है। पावर ऑफ लैंग्वेज अपने कल्चर का लैंग्वेज होना चाहिए, इसीलिए इंक्लूजन तभी पॉसिबल होगा। तो इस संदर्भ में ये समझना चाहिए। और ये बहुत सारे थीम पे आपने डिस्कस किया। बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जेंडर जो डिस्पैरिटीज हैं उनको किस तरीके से रिसर्च के थ्रू उस गैप को कैसे फिल करेंगे, इसमें बहुत सारे रिसर्च स्टडी है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगेन माइंडफुलनेस सत्यम स्वरूप जी का जो था वो भी एक बेहतर प्रयास है और इसको थोड़ा सा एक किस पैराडाइम में बांधा है और पर्टिकुलरली स्पिरिचुअलिज्म में इंडिया का, भारत का कहीं कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए हमें अपने ऐसे लोग जो प्रैक्टिशनर हैं, जो रियल प्रैक्टिशनर हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, वाइल मेकिंग द टू यूनिट।
हमें कभी भी वेस्टर्न से या किसी भी दूसरे कल्चरल कंटेक्स्ट में जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, बिना सोचे समझे हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी कोई डॉक्टर भी कोई मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तो पहले उसका जेनरिक फार्मूला देखता है। केवल ब्रांड में हमें नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जेनरिक फार्मूला उसका क्या है। और जब तक आपके सामने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं आएगा कि इस सोसाइटी को क्या चाहिए, इस इंडिविजुअल को क्या चाहिए, इस कल्चर को क्या चाहिए, तब तक हमें अननेसेसरी दूसरी जगह का स्टैंडर्डाइज्ड टूल हमें किसी व्यक्ति पे ऐसे इम्पोज नहीं कर देना चाहिए। वो एक कल्चरल कंटामिनेशन क्रिएट करेगा, वो अटर कंफ्यूजन होगा और उससे क्या होगा कि वो एक जो ट्रू रिसर्च जो होगा वो ट्रू रिसर्च नहीं हो पाएगा। इसीलिए ब्लाइंडली यदि हम किसी स्टैंडर्डाइज्ड टूल को कि ये उनका किया हुआ है, उनका, आप उनके मैनुअल को पढ़िए, उसमें एज देखिए, उसमें कल्चर देखिए, उसमें सैंपल देखिए और फिर जिस कल्चर में आप कर रहे हैं दोनों को मैच करिए। यदि कंपेटेबिलिटी हो रही है फिर भी, क्योंकि टाइम बदल गया है, क्योंकि हो सकता है कि 20 वर्ष पहले वो स्टडी किया गया था और 20 वर्ष के बाद आप कर रहे हैं, तो समाज की स्थिति परिस्थिति बदल गई है, तो आपको एडेप्ट करने की भी जरूरत है। तो एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है टूल्स के सिलेक्शन में, तो इसका ज़रूर ख्याल हमें रखना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी बच्चियाँ स्कूल से बहुत ही मार्जिनलाइज, बहुत ही डिप्राइव्ड फील इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके लिए सेफ एंड सिक्योर वो नहीं है। अभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करना जो टैबूज बना हुआ है, एक इस तरीके से बना हुआ है। आज भी बहुत ही जो हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उसका एक इकोसिस्टम है वो उनके लिए बहुत वेलकमिंग नहीं है। तो इसीलिए ऐसे जो मोस्ट जो एक रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक है उस पर भी मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल हाइजीन वो किस तरीके से वो एक ओपन डिस्कोर्स का मामला होना चाहिए, इसको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उससे मानव की पीढ़ी का सृजन होना है और उसमें यदि कहीं भी कोई कोताही बरतेगी तो आप किसी के जान के साथ बात कर सकते हैं, किसी के उसके साथ, तो इसीलिए एक ओपन डिस्कोर्स का मामला है और रिसर्च के डोमेन में इसको आना चाहिए। तो आपने इस टॉपिक को भी टच किया है और मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा इनोवेशन कुछ भी नहीं होगा जब आप जेंडर के संदर्भ में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के संदर्भ में, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के संदर्भ में, इंक्लूजन के संदर्भ में जितने एमर्जिंग इश्यूज हैं जो इंडिया को कुछ चाहिए, मुझे लग रहा है कि सभी एस्पेक्ट्स को आप लोगों ने टच किया है। तो मैं ऑर्गेनाइजर को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि मुझे भी अवसर दिया और खास करके जो विद्यासागर जी हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि खास करके उन्होंने भी बहुत ही पेशेंटली हमारी भी बात सुनी, मैंने उनकी भी बात सुनी और आप सब मुझे कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि संगठन संगो मनान से जानता, ये समावेशन का सबसे बड़ा फार्मूला है कि हम आइए साथ बोलें, साथ चलें, साथ विचार करें और साथ उपयोग करना सीखें। ये समावेशन का सबसे बेहतर विकल्प होगा। तो मुझे लग रहा है कि रिसर्च भी एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे ये कोलैबोरेशन के साथ नॉलेज का को क्रिएशन है और मुझे लग रहा है कि इससे बेहतरीन अवसर कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके के नया अवसर आते हैं और आप लोगों को एक नए तरीके से सोशलाइज होने का मौका मिलता है। सो आई एम रियली आई फील